थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा भी था। अब मुझे ये बताएंगे सब कि जल का प्रयोग ही हम चिकित्सा के लिए क्यों करते हैं? ऐसे जल में क्या गुण है जिससे हम जल का ही प्रयोग करते हैं? जल इजीली अवेलेबल होता है और टेम्परेचर को चेंज करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 70% हमारा शरीर जल से बना है, इसलिए जल का प्रयोग करेंगे तो हमारा जल्दी उसका प्रभाव पड़ेगा और उपयोगी होगा। और क्या कारण हो सकता है, प्रियंका जी बताइए। जल ही ऐसी मतलब ऐसे तत्व है कि जो अपना स्वभाव थोड़े टाइम में वापस पा लेता है। जैसे भले उसको गर्म भी करो तो वापस से अपने आप से ठंडा कर जाएगा। तो उसमें वो गुण है कि अपने स्वभाव को अपने पास रखना। ठीक, बहुत बढ़िया। और सचिन जी। जल जो है वो एक्चुअली हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जैसे फीवर है या जो कूल करता है तो उसके लिए बाहर भी जैसे आग है तो उसको बुझाता है। जैसे कि बॉडी में भी यदि आपकी हीट हो रही है तो जल का नेचर है वो कूल करने वाला नेचर है, तो उसके लिए क्या हो गया ये? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के जल बनता है और ऑक्सीजन की मात्रा हमें सबसे अधिक जीवन के लिए आवश्यक होती है। तो वो जल के माध्यम से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, हाइड्रोजन भी प्राप्त हो जाता है शरीर को। बिल्कुल बढ़िया, सही जवाब। और कोई किसी के मन में कोई बात? जी नीति जी बोलिए। जय जिनेन मैम। जय जिनेन। मैम मुझे ये जो भी इन्होंने वीके जी ने आंसर दिया इसलिए पूछना था मैम। ऑक्सीजन जैसे दो कंपाउंड हाइड्रोजन के एक कंपाउंड ऑक्सीजन का मिलके बन तो रहा है, लेकिन मैम अपनी वो अस्तित्व खो देता है ना जब वाटर बनता है। तो कोई रोल होता है ऑक्सीजन का, मतलब कि क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक, वो प्रॉपर्टी में जल्दी लूज हो जाती है। हाँ ठीक है, पूछना था मैम, ये सवाल था मेरा, आंसर नहीं था। ठीक है, अभी हम आपका सवाल लेते हैं। जी श्रद्धा जी। मैम नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और मतलब शांतिकारी, मतलब अपने रिलैक्सेंट की तरह काम करता है बॉडी में। ठीक है, शांतिकारक होता है, रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। ठीक, और कोई? मैम एक और पॉइंट। हाँ बोलिए ना। एक और पॉइंट आता है कि वो जो है वाटर जो है वो बहुत ही ग्रेट, इट इज अ ग्रेट सॉल्यूबल, मतलब वो पूरी चीजों को अपने में मिक्स कर देता है और उसके थ्रू मतलब यदि अंदर हमारे कुछ जैसे विजातीय तत्व या जो है तो वो उसके साथ जल के साथ इजीली निकल जाते हैं। मतलब ऐसा और कोई भी इतना इफेक्टिव ऐसा कोई भी और लिक्विड नहीं है जो ऐसा कर सकते। हाँ, नेचुरल सॉल्वेंट है या घुलनशील तत्व है ये, जिसमें आपके शरीर के जो विजातीय तत्व हैं या अन्य कोई गंदगी है या विषाक्त पदार्थ है तो वो घुलकर शरीर से बाहर निकलने के लिए ये सहयोगी होता है। ठीक, और श्रद्धा जी? अच्छा ठीक, राजेश जी? नहीं मैम, जय जिनेन। जय जिनेन। मैम जल का सबसे अच्छा गुण है स्वच्छता। जो
मतलब अपने शरीर को एक तो पंच तत्व में से एक है और हमारे शरीर का सबसे अधिक भाग जल का है और जल का स्वभाव है वो अपने आप में स्वच्छता धारण करता है कि उसको कैसा भी अगर गंदा कर दें तो वो सने अपने आप मतलब सने स्वच्छता को प्राप्त कर लेगा और शीतलता को। ठीक है, ठीक। मयूरी जी। मैम ये ठंडक दे भी सकता है और ले भी सकता है और गर्मी दे भी सकता है और ले भी सकता है बॉडी। ठीक। स्वाति जी। मैम ये ना पांचों तत्वों में एडजस्ट हो जाता है जल, जैसे अग्नि में, पृथ्वी में, वायु में, ऐसे पांचों तत्वों में। अग्नि में कैसे एडजस्ट होता है? मैम इसका जैसे सूर्य के ताप है और सूर्य के ताप में उसको भाप के मतलब हीट से उसको गर्म भी किया जा सकता है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है। श्रद्धा जी। मैम एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। मीन्स अगर किसी शरीर में किसी समय सूजन या मोच आ जाए तो वहाँ पे कोल्ड वाटर थेरेपी दी जाए तो ऐसा सुन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो इट इज वर्क एज ए लोकल एनेस्थेटिक। ठीक। वीके जैन जी। सर्व सुलभ है, सभी के लिए बहुत आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल, ये सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए, सर्व सुलभ है। ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए हमारा कि जितनी आसानी से हमको जल मिल जाता है उतना और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उपलब्ध हो पाता है ना। और दूसरा सबसे सस्ता भी है, अभी हिंदुस्तान में तो है ना। हम दुबई उबई में रहे तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, हिंदुस्तान में तो जल सर्व सुलभ है और सस्ता है। एक सस्ता तरीका है उपचार करने का हम लोगों के लिए। जी नीति जी। मैम एक तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कूल डाउन करता है। इनफैक्ट अगर गर्म भी हो तो भी आग को बुझाएगा, ठंडा हो तो भी आग को बुझाएगा। और मैम ये तीनों फॉर्म से मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप उसे किसी भी वे में यूज कर सकते हैं, भाप लेके। बिल्कुल, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में इसका प्रयोग किया जा सकता है बिना किसी फिजिकल या केमिकल चेंज के। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है, उसके बावजूद इसमें फिजिकल या केमिकल चेंज के बगैर या कोई चीज ऐड करे बगैर, कोई भी तरह का मिश्रण करे बगैर जल अपने आप में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में चेंज हो जाता है और तीनों फॉर्म में ये यूज हो जाता है। ठीक है जी। दृष्टि जी। मैम ये हमारे शरीर को अंदर से और बाहर दोनों से सफाई करने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल, क्योंकि शरीर के अंदर भी जल है और बाहर से भी हम अगर जल का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर की आंतरिक सफाई में भी हेल्पफुल होता है और बाह्य रूप से भी हम इसका उपचार हेतु प्रयोग कर सकते हैं। तो आंतरिक रूप से भी शरीर में ये कार्य करता है और बाह्य रूप से भी ये कार्य हमारे शरीर में करता है। बिल्कुल, है ना। दूसरा, इसको शरीर के संपर्क में काफी देर तक रखा जा सकता है। कोई और जैसे ऑयल है या घी है या कोई ऐसी चीज है, उसमें आप बहुत देर तक शरीर को पूरी देर उसमें डुबो के नहीं रख सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप शरीर के संपर्क में अगर 30 मिनट 40 मिनट भी इसमें शरीर का कोई अंग रहेगा तो उसको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। तो शरीर के संपर्क में इसको लंबे समय तक बिना किसी दुष्प्रभाव के रखा जा सकता है। दूसरा, जल का प्रभाव हमें इमीडिएट भी मिलता है, क्रिया और प्रतिक्रिया इसमें तुरंत हो जाती है। ठीक। और आंतरिक, क्योंकि हमारे शरीर के जितने गैस्ट्रिक जूसेस हैं या हमारा रक्त का है या हार्मोन्स हैं, ये सब चीजों में जो है जल जो है ऑलरेडी मौजूद होता है। तो शरीर के आंतरिक सफाई के लिए ये इस्तेमाल होता है, प्लस शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए यूजफुल होता है, जैसे पसीने के माध्यम से, यूरिनेशन के माध्यम से,
फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल ब्लड के माध्यम से, कफ के माध्यम से शरीर की वैसे भी टॉक्सिन्स की सफाई जो है वो हमें वाटर के थ्रू हमारी हो ही रही होती है। तो जब हम इसको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं तो ये सब चीजों को हमें सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है या उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करना पड़ता है। उसके अलावा ये विरेचक की तरह भी काम करता है, यानी शरीर के टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए ये एक तरह से परगेटिव का काम भी करता है, और जिसके कारण हमारे शरीर में जितनी भी विकार हैं उनको निकालने में ये मददगार होता है। जी जैन साहब, बीके जैन जी। मैडम, जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमें जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है, ऐसे ही जल भी अति आवश्यक है, उसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल, जल ही जीवन है ना। तो बिल्कुल सही है कि जैसे हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, वैसे ही हमें जल भी चाहिए जीवन के लिए, अपने जीवन को संचालित करने के लिए। फिर जो भी हम फल सब्जियां या जो भी हम चीजें खाते हैं उसमें भी जल की मात्रा होती है, तो जल हमें उस माध्यम से भी मिल रहा होता है, और वो भी हमारे शरीर में सफाई का, धुलाई का, शरीर की रक्षात्मक कार्यों को संपादित करने में मददगार होता है। तो हमें ये जिन जिन स्वरूपों से मिलता है उनसे ये हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है, शरीर की सफाई करने के लिए, शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए या शरीर की बढ़ोतरी के लिए इसकी हमें हर तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसके अलग अलग स्रोतों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो है जल जो है उपचार हेतु या चिकित्सा हेतु जो है एक आवश्यक तत्व है। ठीक, नॉर्मली क्वेश्चन यही आता है कि जल के ऐसे कौन से उपचारीय गुण हैं जिसके कारण जल का प्रयोग उपचार के लिए होता है, या जल के चिकित्सीय गुणों का वर्णन करिए। ठीक, तो आप ये इनमें से कुछ भी आंसर्स, जो भी फर्स्ट 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स जो भी आपके बने हैं वो आप लिख सकते हैं। जिन्होंने अच्छे से लिखे हैं वो ग्रुप में औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी नैन्सी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, जो आम व्यक्ति होते हैं वो भी पानी का प्रयोग करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं इजीली घर पे। फिर से बोलिए। होते हैं कॉमन मैम, वो भी आराम से पानी का प्रयोग कर सकते हैं इजीली घर बैठे ही। मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है इसके लिए। जी 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 बिल्कुल, मतलब ये सर्व सुलभ भी है और इजी टू यूज भी है, मतलब आसानी से इसका प्रयोग हर व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। दूसरा, ये एक सस्ता चिकित्सा का साधन है, सस्ता और सुलभ चिकित्सा का साधन है। इसके लिए कोई बहुत महंगी चीजों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सही रूप से प्रयोग करना आना चाहिए, है ना। तो देखा जाए तो इससे महंगे से महंगा ट्रीटमेंट भी इसके माध्यम से किया जा सकता है जो स्पा और रिजॉर्ट्स में मिलता है, और आप अपने घर में सुलभता से और सस्ते ढंग से भी इसका प्रयोग सही ढंग से अगर आता है तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बिना किसी विशेष साधनों के आप घर की ही स्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ जनरल रूल्स की हम बात कर लेते हैं जो जल चिकित्सा में हमें प्रयोग करने के लिए ध्यान रखने चाहिए। जल चिकित्सा हेतु जो साधारण नियम है वो हमें पता होना चाहिए। ये बेसिकली एग्जाम में इतना नहीं आता है, लेकिन आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, जिससे कि कभी प्रैक्टिकल में आपसे, खासकर वाइवा में ऐसी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। नहीं भी पूछते हैं तो भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप जल चिकित्सा पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज है कि भोजन और जल चिकित्सा के बीच में गैप, तो कम से कम जो है आप जब भोजन करते हैं तो उसके लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद ही चिकित्सा ली जा सकती है, जल चिकित्सा लेनी चाहिए। और चिकित्सा करने के एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही कुछ भी आहार ग्रहण करना चाहिए।
लिक्विड आदि जो है वो आप चिकित्सा से लगभग 1.5 घंटा पहले ले सकते हैं। कोई भी हल्का लिक्विड जैसे कोई जूस है या नींबू पानी आदि है, इस तरह की चीजें ले सकते हैं, नारियल पानी आदि। और चिकित्सा के आधे घंटे से 45 मिनट बाद भी आप किसी तरह का लिक्विड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मील के कम से कम, पूरा जो भोजन हम करते हैं उससे कम से कम 3 घंटे बाद आप चिकित्सा लें, और 1 घंटे बाद, चिकित्सा के 1 घंटे बाद आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए हमेशा शुद्ध स्वच्छ पानी का ही प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध और स्वच्छ पानी का ही प्रयोग होना चाहिए। एक बार जो उपचार के लिए पानी इस्तेमाल है तो उसको दोबारा रीयूज नहीं करना चाहिए। एक बार उपचार में लाए हुए जल को पुनः इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी आप साथ में साधन कपड़े के यूज करते हैं, जैसे अगर आप लपेट लगा रहे हैं, पट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, चादर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको कायदे से गर्म पानी से धोकर और फिर सुखाकर धूप में, तभी दोबारा उपचार के लिए जब वो पूरे सूख जाएं तभी इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस के पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें चूक हो जाती है कई बार, तो पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा जहां आप ट्रीटमेंट लें वो साफ सुथरी जगह हो, वहां रोशनी आदि प्रॉपर आती हो, लेकिन डायरेक्ट तेज हवा जो है वहां पे उपचार की जगह पर नहीं आनी चाहिए। जब उपचार चल रहा हो तो तेज हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट पंखे के नीचे प्राकृतिक उपचार, जल उपचार नहीं लेना चाहिए। बहुत कमजोर जो पेशेंट हैं या जो हार्ट से संबंधित रोगी हैं या जिनको ब्रेन स्ट्रोक आदि हुआ है या हार्ट बीपी के रोगी हैं, बहुत तेज बुखार वगैरह है, उनको बहुत लंबा उपचार नहीं लेना चाहिए या बहुत अधिक उपचार भी नहीं करना चाहिए। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट उनको नहीं लेने चाहिए, और जो भी उपचार हो वो चिकित्सक की देख रेख में लेना चाहिए। मैम ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बोल दीजिए। जो हृदय रोगी हैं, अधिक कमजोर व्यक्ति हैं, बहुत अधिक वृद्ध हैं, हाई ब्लड प्रेशर या ब्रेन स्ट्रोक या हाई फीवर से ग्रसित रोगी हैं, उनको लंबे समय तक कोई भी उपचार नहीं, अवधि जो है बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक उपचार एक के बाद एक नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा जल उपचार करते हुए तापमान का ध्यान और समय अवधि काल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई बार लोग क्या सोचते हैं, हम जितनी ज्यादा देर ट्रीटमेंट लेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। खासकर सौना बाथ या भाप स्नान में ये मैंने भी देखा है, पेशेंट की मेंटालिटी होती है कि अगर 10 मिनट डॉक्टर ने लिखा है तो हम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ले लें तो शायद बहुत जल्दी इसका लाभ मिल जाएगा। बहुत सारी महिलाएं जो है वो सोचती है कि हम जितनी देर भाप स्नान की पेटी में बैठे रहेंगे उतनी जल्दी पतले हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो आप अवधि उतनी ही लें जितनी उपचार में बताई गई है या जितना इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है। बहुत लंबी अवधि के लिए लेना जो है उपचार, वो उपयोगी नहीं सिद्ध होता, बल्कि उसका नुकसान भी हो जाता है। इसके अलावा जब आप लोकल हाइड्रोथेरेपी लेते हैं, लोकल हाइड्रोथेरेपी से मतलब किसी अंग विशेष का जब आप जल चिकित्सा लेते हैं तो बाकी अंग जो है वो सूखे रहने चाहिए, ड्राई रहना चाहिए। जैसे कटी स्नान जब आप लेते हैं तो कटी प्रदेश में ही केवल जो है हिस्से में आपका हिस्सा जो है वो जल से भीगना चाहिए, बाकी अंग जो है वो भीगने नहीं चाहिए। जैसे शरीर के ऊपर का हिस्सा या पैर जो है वो गीले नहीं होने चाहिए। ये आपको अगर आप कभी थेरेपी लेने जाते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। ये मिस्टेक खासकर बहुत सारे चिकित्सालय में हो जाती है कि कटी स्नान में खासकर जो है वो वहां पानी पड़ा रहता है, पेशेंट अंदर पैर जो है वो अंदर नंगे पैर चला जाता है, पैर उसके, देखिए उसका कारण है क्रिया और प्रतिक्रिया जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि जब हम एक अंग विशेष को ही
में ही क्रिया के माध्यम से प्रतिक्रिया लाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी अंगों में भी अगर गीलापन आ जाता है या पैर आपके जैसे भीग गए और ठंडे हो गए, आप ठंडे कटी स्नान में बैठ रहे हैं या गर्म कटी स्नान में बैठ रहे हैं, तो जो हम एक्शन और रिएक्शन चाह रहे हैं आपका उपचारात्मक, वो नहीं हो पाता है। इस वजह से इसको निषेध किया जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बाकायदा प्रॉपर हो। इसलिए अगर हम लोकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लोकल जल चिकित्सा ले रहे हैं, तो उतना ही अंग विशेष जो है वो उससे जल से प्रभावित हो, बाकी हिस्सा ना हो। इसके बाद ठंडे ट्रीटमेंट के बाद जो है जो रोगी है उसको तुरंत या तो एक तो पहले इमीडिएटली ड्राई कर देना चाहिए। कोई भी गर्म या ठंडे उपचार के बाद पेशेंट को तुरंत ड्राई करना जरूरी है। अगर गर्म उपचार के बाद उसको स्नान आदि या ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड है तो वो लेना चाहिए, अन्यथा पूरी तरह उसको ड्राई होना चाहिए। ठंडे उपचार के बाद यदि रोगी सशक्त है तो उसको शरीर गर्म करने के लिए ब्रिस्क वॉकिंग या मॉडरेट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तभी उसका सही उपचार हो पाता है। यदि अशक्त है, उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो बैठकर प्राणायाम कर सकता है या ओढ़कर लेट सकता है, तो उससे जो ट्रीटमेंट है वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। किसी भी सूरत में यदि पेशेंट को कोई घबराहट हो, बेचैनी हो, चक्कर जैसा आने लगे, तो ट्रीटमेंट को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि पेशेंट को घबराहट, चक्कर, बेचैनी, इस तरह की कोई भी या उल्टी जैसी फीलिंग, ऐसा कोई भी सिम्टम आ रहा हो गर्म या ठंडे ट्रीटमेंट में, तो वो उपचार वहीं रोक देना चाहिए। कोई भी ठंडे या सादे जल के उपचार के कम से कम 30 मिनट बाद ही रोगी को स्नान करना चाहिए, सामान्य स्नान करना चाहिए। मैम प्लीज रिपीट आप करिए, जैसे आप गर्म से कर या ठंडा से करते हैं तो क्या दिक्कत नहीं जी? नॉर्मल पानी से नहाना, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट जैसे ठंडा पानी से आप ट्रीटमेंट किए तो शावर नहीं ले सकते? इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए, इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए। गर्म उपचार के बाद शावर दिया जाता है या उसको स्पंज बाथ दे दिया जाता है, क्योंकि गर्म उपचार के बाद शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंचाना आवश्यक होता है, लेकिन ठंडे उपचार के बाद या सामान्य जल के उपचार के बाद तुरंत शावर या नहाना जो है वो नहीं प्रिस्क्राइब्ड होता है। जी पल्लवी, हॉट एंड कोल्ड के बाद हॉट एंड कोल्ड के बाद भी ब्रेक होता है मैम? हॉट एंड कोल्ड पल्लवी जी। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने अभी बताया कि एक थेरेपी के बाद बहुत मतलब 30 मिनट बाद नहाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए और जो बॉडी में हम ट्रीटमेंट का रिएक्शन चाह रहे हैं वो भी प्रॉपर हो जाए। जो हमने कल पढ़ा था कि 2 तरह के एक्शन होते हैं जब आप उपचार लेते हैं। एक आपका होता है जो इमीडिएट बॉडी जो है एक्शन करती है जब भी उस पर ठंडा या गर्म उपचार दिया जाता है, और दूसरा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, जो स्थायी प्रभाव होता है। तो स्थायी प्रभाव को लाने के लिए हमें थोड़ा सा समय देना होता है शरीर को, जिससे शरीर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन प्रॉपर हम चाह रहे हैं वो आ सके और हम जो इफेक्ट चाह रहे हैं बॉडी पे उसको ला सके, इसलिए। ओके मैम, और मैम यही रीजन ये है कि खाने के बाद जो भी थेरेपी हाइड्रोथेरेपी लेनी है या हाइड्रोथेरेपी लेने के बाद जो भी कुछ खाना पीना है, यही रीजन है क्या खाने पीने में जो गैप रखते हैं उसका? देखिए, उसका गैप का कारण ये होता है कि अगर आपके पेट में भोजन होता है तो भोजन जो है उसको पचाने के लिए शरीर की सारी ऊर्जा, जीवनी शक्ति आपकी भोजन पचाने में खर्च हो रही होती है, और जब आप उसके साथ हाइड्रोथेरेपी या कोई भी थेरेपी देना शुरू करेंगे तो आपके जो शरीर का रक्त संचार है, जो आपकी जीवनी शक्ति है, वो उस जगह फोकस्ड हो जाएगी जिस जगह आप उपचार दे रहे हैं। तो क्या होगा कि जो आपका भोजन सही समय पर पचना चाहिए, जितने समय में पचना चाहिए,
जो अंग को वो पूरा लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो एक तरफ तो आपका पाचन बिगड़ जाएगा और दूसरी तरफ वो जो उपचार आप कर रहे हैं उसमें भी शरीर पूरा काम नहीं कर पाएगा। ये वैसी स्थिति है कि यदि आपके घर में आप खाना पका रही हैं और खाना पकाते पकाते आप सफाई भी करने लगती हैं, तो या तो खाना जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा, और या सफाई में गंदगी इधर पड़ी रहेगी उधर पड़ी रहेगी। वही स्थिति आपकी हो जाएगी कि ना तो शरीर सफाई धुलाई कर पाएगा और ना शरीर जो है वो भोजन पचा पाएगा। तो दोनों में कंफ्यूजन पैदा ना करते हुए हम एक काम को आराम से तसल्ली से एक टाइम पे करें। ओके मैम। मैम ऐसा भी देखा गया है, मतलब मेरा पर्सनली यूज है कि खाने के 2.5-3 घंटे बाद भी अगर हम कोई थेरेपी लेते हैं तो एसिड्स इंक्रीज बहुत ज्यादा होने लगते हैं, मतलब ब्रेन सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर जी मिचलाने लगता है। डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पाचन प्रणाली कैसे काम करती है। अगर 2-2.5 घंटे में आपकी पाचन प्रणाली कमजोर है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, आपके शरीर में अपच या इंडाइजेशन की समस्या है, तो आपका भोजन हो सकता है 2-2.5 घंटे में पचता ना हो, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन आपकी पैदा हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 कारण ये भी हो सकता है कि आप उपचार क्या ले रहे हैं, है ना। जैसे हॉट ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कई बार उससे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। मैम एक क्वेश्चन लास्ट और है कि ये जो टाइम लिमिट रहती है हाइड्रोथेरेपी में, तो अगर हम उसका 5 मिनट या 10 मिनट और ऊपर कर लें तो इससे लॉस क्या होना है? फिर से बोलिए। ये जो थेरेपी हम ले रहे हैं किसी भी तरीके की हाइड्रोथेरेपी में, तो उसका तो 15 या 30 मिनट का टाइम लिमिट है, अगर उससे 5-10 मिनट और ज्यादा ले लिए जाए तो उससे लॉस क्या होना है? देखिए, जितना जो उसका टाइम है उसके अकॉर्डिंग उसको लेने से आपको जो एक्शन का रिएक्शन प्रॉपर मिलना है वो मिलता है। यदि आप अवधि बढ़ा देते हैं तो आपकी, जैसे हमने जब कल बात करी थी तो हमने बात करी थी कि शॉर्ट टाइम का जो ट्रीटमेंट है उसका एक्शन अलग होता है, और उसी चीज का जब लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है तो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप ठंडा थोड़ी देर के लिए लेते हैं तो वो स्टिमुलेटिंग होता है, स्टिमुलेशन का काम करता है, लेकिन लंबे अवधि तक जब आप ठंडा रख लेते हैं तो वो आपके स्टिमुलेशन की जगह आपके उस जगह को सुन्न कर देता है। तो जो हम इफेक्ट चाह रहे हैं वो इफेक्ट हमें नहीं मिल पाता है अगर हम अवधि बढ़ा देते हैं, अगर टाइमिंग हम उसकी चेंज कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें आप टाइम जो है उसको बिल्कुल निर्धारित रखिए। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। सारे डाउट्स क्लियर हुए अभी मैंने। जी। चलिए, और प्रश्न पहले ले लें या पहले आगे पढ़ लें? दृष्टि जी बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। गर्म पानी स्नान लेंगे तो शावर नहीं लेना, 30 मिनट बाद लेना है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ना देखिए, कंफ्यूज नहीं होइए। गर्म पानी स्नान गर्म उपचार है। हमने अभी बात करी है ठंडे उपचार की, कि ठंडे उपचार के बाद 30 मिनट तक आपको उपचार मतलब शावर या बाथ नहीं लेना है। अभी गर्म उपचार की हमने बात नहीं करी। गर्म उपचार के बाद तो जैसा प्रिस्क्राइब हो, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा हो शावर तो आपको शावर लेना है, क्योंकि गर्म उपचार के बाद ठंडे से या तो वहां धोया जाता है उस अंग विशेष को, या हमें पूरा शावर लेना होता है, या हमें उस अंग को सादे पानी से या ठंडे पानी से पोंछना होता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन एंड ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट का मुझे था कि यदि अपन भाप लेते हैं गर्म पानी की तो फिर मुंह धुलते तो धुलना है कि नहीं, मतलब धुलना है? बिल्कुल धोना है। गर्म के बाद तो लेना ही है। गर्म के बाद तो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना ही है आपको। अभी हम उसी पे आ रहे हैं। नेक्स्ट मेरा यही है कि अभी जो हमने पढ़ा है वो जनरल रूल्स है। अब गर्म जल चिकित्सा के रूल्स जो है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि कोई भी गर्म उपचार लेने के वक्त पहली बात तो लेने से पहले सादा या गुनगुना जल जो है वो पीना चाहिए। 1 से 2 ग्लास सादा पानी या गुनगुना पानी पीना चाहिए। दूसरा, कोई भी गर्म उपचार लेते हुए सिर पर सादे पानी की या ठंडे पानी की गीली पट्टी या टॉवल रखनी चाहिए। जो लोग कैंप में आए थे उन्होंने देखा था, हमने गर्म पानी स्नान आदि दिखाया था आपको, भाप स्नान पेटी के अंदर आपको बैठा के दिखाया था।
कि पहले पेशेंट को पानी पिलाना है, सिर पे भीगा हुआ टॉवल रखना है और उसके बाद ही उपचार उसका करना चाहिए। दूसरी बात, गरम गरम उपचार के बाद यदि पूर्ण शरीर का उपचार है तो उसके बाद रोगी को ठंडे पानी से, या मतलब ठंडे से मेरा मतलब सादे पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि रोगी अशक्त है तो उसको स्पंज स्नान भी दिया जा सकता है। अगर लोकल गर्म उपचार अगर किसी अंग विशेष का आप देते हैं जल चिकित्सा में, तो उसके बाद उस अंग विशेष को आप गीले या तो टॉवल से पोंछ सकते हैं या उस अंग विशेष को सादे पानी से धो सकते हैं, जैसे गर्म पाद स्नान या गर्म हस्त स्नान, ऐसे कंडीशंस में। ठीक। इसके अलावा ज्यादा गर्म पानी का उपचार जो है लंबी अवधि का नहीं देना चाहिए, अन्यथा रोगी को घबराहट, बेचैनी या चक्कर आने की संभावना रहती है। गर्म उपचार ज्यादातर जो है 5 से 20 मिनट की अवधि के होते हैं, जो केवल गर्म है। हम ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, केवल गर्म की बात कर रहे हैं। तो 5 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट की अवधि के होते हैं। गर्म उपचार लेते हुए और उसके तुरंत बाद पेशेंट को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। गर्म उपचार विशेषकर निर्वस्त्र होकर ही लिए जाते हैं। इसमें भी भोजन का वही नियम है कि ठोस आहार कम से कम 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए और उपचार के 30 से 45 मिनट के बाद ही कोई हल्का पेय आदि हम दे सकते हैं। कुछ विशेष कंडीशंस में पेशेंट को अगर घबराहट, बेचैनी, चक्कर ऐसा कुछ आता है तो हम उस कंडीशन में उसको नींबू पानी या नारियल पानी या सादा जल उसको उपचार के तुरंत बाद भी दे सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा तेज गर्म उपचार हृदय रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को, प्रेग्नेंट लेडीज को, बहुत कमजोर या वृद्ध व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, या जिनको पैरालिसिस आदि हुआ हो कभी पूर्व में, उनको नहीं दे सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान भी अति गर्म जल के उपचार नहीं दिए जाते हैं, अनटिल कुछ आपको कंडीशनल बताया हुआ हो, जैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में दिए जाते हैं कि जैसे अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या पीरियड फ्लो बढ़ाना है, उन कंडीशंस में दे सकते हैं। बट नॉर्मली मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ट्रीटमेंट्स, जल चिकित्सा के ट्रीटमेंट्स बहुत कम दिए जाते हैं। अधिक गर्म जल के ट्रीटमेंट जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये तो कुछ साधारण नियम हैं जो हम जल चिकित्सा करते हुए हमें ध्यान रखने चाहिए। जल चिकित्सा जब हम करते हैं तो ये कुछ साधारण नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हम कोई भी गड़बड़ी ना करें, अगर हम किसी को फायदा ना दें तो नुकसान भी ना पहुंचाए। चलिए, तो यहाँ तक की राम कथा तो इतनी हुई है कि जो बहुत ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपके व्यवहारिक ज्ञान में ज्यादा काम आएगी। जी नीति जी, क्या कहना चाह रहे? मैम, हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद नहाना कितने टाइम बाद है, या डैम के बाद कितना टाइम बाद करना है? गरम उपचार के बाद तुरंत नहाइए, इमीडिएटली नहा लीजिए। ठीक है जी सचिन जी। मैम, तो ये जो इमीडिएट नहाना है, मतलब वो नेचुरल, मतलब नॉर्मल वाटर से कि वो हॉट वाटर से? नॉर्मल एकदम साधारण जल से। गर्म उपचार के बाद जो है साधारण जल से ही स्नान किया जाता है, गर्म पानी से या तेज ठंडे पानी से स्नान नहीं किया। गुनगुना पानी को पिलाएं,
देखिए गुनगुना पानी भी पिला सकते हैं। कुछ कंडीशंस में गुनगुना पानी पिलाया जाता है जब हमें रिएक्शन ज्यादा चाहिए या अगर हमें दिख रहा है कि रोगी बहुत ज्यादा अशक्त है तो उन कंडीशंस में हम गुनगुना पानी पिलाकर भी उपचार देते हैं। लेकिन सामान्यतः जो है सामान्य जल जो नल का साधारण जल होता है वो ही पिलाया जाता है। सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में हम गुनगुना जल जहां हमें रिएक्शन तेजी से चाहिए होता है या हमें पता होता है कि रोगी इतना अशक्त है कि उसकी बॉडी उतनी जल्दी रिएक्शन देगी नहीं, तो उन कंडीशंस में जो है हम उसको गुनगुना पानी पिला के देते हैं। या तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब बहुत तेज ठंड का मौसम हो और उसमें हमें उपचार दे के रिएक्शन क्रिएट करना है तो उस केस में होता है। लेकिन अगर आप थ्योरी में लिखेंगे तो थ्योरी में तो आपको सामान्य जल ही लिखना है, उसमें गुनगुना जल नहीं लिखना है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। रक्षा जी। जय जैन मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी गर्म पानी की भाप कम से कम कितनी देर लेना चाहिए? गर्म पानी की भाप मतलब चेहरे की भाप? जी मैम, चेहरे पे। जब चेहरे पे पूरे चेहरे पे बूंदे बूंदे आ जाए पसीने की बस तब तक लीजिए। कम से कम मतलब 10-15 मिनट? सबके लिए अलग है। मेरे चेहरे पे 5 मिनट में पसीना आ सकता है, आपके चेहरे पे 15 मिनट में आ सकता है। ठीक है, तो इसका मापदंड सबसे अच्छा, अगर आप थ्योरी पूछ रही हैं तो थ्योरी में तो हम कहेंगे आपसे कि 8 से 12 मिनट के बीच में, और अगर आप प्रैक्टिकल अनुभव के लिए पूछ रही हैं तो मैं कहूंगी जब आपके पूरे चेहरे पे पसीना आ जाए, स्पेशली नाक के ऊपर पसीने की बूंदें आ जाए, तब तक जरूर लीजिए। मैम लेकिन यदि सपोज वो कफ रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, तब कितने देर तक करना चाहिए? तभी भी उतनी देर करिए जब आपके पूरे चेहरे पे पसीना आ जाए, खासकर नाक के ऊपर पसीने की बूंदें आ जाएं, तब तक आपको भाप लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा देर आप भाप लेंगे तो आपको अगर ऐसा लगता है कि उससे कफ ज्यादा पिघल जाएगा तो ऐसा नहीं। लेकिन जैसे छोटे किड्स तो फिर उनको तो एकदम से हॉट लगने लगता है तो हाँ, बच्चों के केस में थोड़ा सा उतनी देर के लिए आप भाप नहीं दे पाते हैं। उस कंडीशन में देखिए बच्चों के केस में मैं बता दूं, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, थ्योरी बात नहीं है, तो कोई नोट करने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ। बच्चों के केस में जब हम भाप देते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जब हम भाप देते हैं तो उनको गुनगुना पानी पिलाकर भाप दीजिए, तो रिएक्शन टाइम उनका जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात, कभी भी स्टीमर से भाप मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि उससे उनको स्किन बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है। तरीका ये होता है कि आप तेज गर्म पानी कर लीजिए, जब उसमें भाप आने लगे तो अलग आप एक पात्र रख लीजिए, एक स्टील का या कोई एक छोटा कांच का एक बोल रख लीजिए, उसमें आपको अगर हल्दी या अजवाइन कुछ डालना है तो डाल लीजिए, और वो खौलता हुआ पानी उसमें डाल दीजिए, उस पात्र में पलट दीजिए और उसके बाद भाप दीजिए। तीसरी बात, बच्चों को जब आप भाप देते हैं तो कोई बड़े कपड़े से उसको ढक के भाप दीजिए, छोटे कपड़े या छोटा टॉवल से ढक के मत दीजिए। थोड़ा सा उनका जो स्पेस है उसको बढ़ा दीजिए, जैसे कोई दुपट्टा ले लीजिए या कोई चादर ले लीजिए और उसके अंदर भाप दीजिए, तो उनको उतनी जल्दी बर्निंग नहीं आएगी और एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ स्टीम उनको आता रहेगा, तो वो उसको देर तक ले पाएंगे। तो ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जब हम छोटे बच्चों को भाप देते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज, बच्चों को भाप देते हुए उनको कंटिन्यूअस सिर्फ चेहरे पे भाप मत दीजिए, उनको कान पे, गले पे, चेहरे पे उनको बोलिए रोटेट करते रहें, जिससे कि उनके पूरे एरिया पे भाप पहुंचती रहे और एक जगह कंटिन्यूअस एक जगह पे भाप नहीं लगेगी तो बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, कोई बर्निंग उनको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में वो उस भाप को कंटिन्यूटी में लंबे समय पर ले पाएंगे। बट ये सब प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी में कहीं नहीं आएगा। थैंक यू। जब हम गर्म और ठंडा मतलब उपचार देते हैं तो पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठंडे का या गर्म का, ये कैसे हम मापेंगे? कौन सा उपचार दे रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो तेज गर्म और तेज ठंडा होता है, जितना तेज गर्म उतना तेज ठंडा। और यदि आप जैसे टब स्नान दे रहे हैं गर्म ठंडा, या आप कटी स्नान गर्म ठंडा दे रहे हैं, तो उतना हाई टेम्परेचर पे आप उसको नहीं ले जा सकते हैं। तो डिपेंड्स आप कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, whether it is localized, whether it is of a large scale or short scale,
उस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना रहना चाहिए। जितना आपको तेज प्रतिक्रिया चाहिए उतना तेज पानी आप, टेम्परेचर डिफरेंस उतना आप रख सकते हैं। जितना एक्शन और रिएक्शन चाहिए उतना आपको, हमने कल पढ़ा था ना, उतना ही बॉडी टेम्परेचर से दूर होना चाहिए टेम्परेचर ऑफ वाटर। जी शीतल जी। अच्छा अभिलाषा जी। जी प्रणाम मैडम। प्रणाम। मैडम ये पूछना था मुझे कि यदि नेजल पर, नाक पर हेयर क्रैक आया हो या क्रैक हो तो नेटी करनी चाहिए या नहीं, या कितने समय बाद करनी चाहिए? नाक में बाहर की तरफ क्रैक आया है कि अंदर आया? अंदर हड्डी में जो नोजल बोन होती है उसमें लेफ्ट साइड में हेयर क्रैक है। अच्छा, हेयर मतलब फ्रैक्चर है? जी, हेयरलाइन फ्रैक्चर है। हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर है आपके नेजल बोन में, तो नेटी करनी चाहिए कि नहीं कर? बिल्कुल कर सकते हैं आप जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेजल बोन क्या है? एक्सीडेंट हो गया था? मतलब एक्सीडेंटल चोट है आपको? यस मैडम, स्कूल में ये जो क्या हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी को प्रोग्राम कराने का निर्देश था जी, तो उसमें मटकी फोड़ के दौरान एक बच्चे ने जो घुमाया डंडा तो मेरे नाक पर आया था। नाक पर चोट लगी थी, तो उसमें बाहर भी काफी ब्लीडिंग हुई और इंटरनल भी मुझे फील हुई। कट भी लगा था जी। अगर आपके जहाँ पे बाहर जो है वो हील अप हो गया है और इंटरनल कोई ब्लीडिंग नहीं है तो आप बिल्कुल नेटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी मैडम, क्योंकि कफ फॉर्मेशन होता है गले में तो वो जरूरत लगती है नेटी और गरारे की। गरारे बिल्कुल करिए, भाप लीजिए और सबसे पहले भाप लीजिए, मतलब सबसे पहले गरारे करिए, फिर भाप लीजिए और लास्ट में नेटी करिए। भाप लेने के बाद जब आप नेटी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ऑलरेडी वो एरिया आपका जो है हीट से वो थोड़ा सा डायलेशन वहां हो चुका होगा, ब्लड वेसल्स वहां की जो है वो ऑलरेडी स्पारित हो चुकी होंगी, तो आप जब नेटी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके मैडम, थैंक यू। बाप रे, इतने सारे सवाल। सर की क्लास कब होगी सर? मैम एक क्वेश्चन था, ये जो नेटी है वो अपना इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में आएगा? मतलब जैसे नेटी इंटरनल ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इंटरनल ट्रीटमेंट तो वो तो वैसे मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये जो हम बाहर वाले ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो तो हर दिन कर ही सकते हैं। नेटी तो आप रोज कर सकते हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे नेटी कर सकते हैं। हाँ नीति जी। मैम वो मैंने कल भी पूछा था मैम, वो नहाने की मैम सही टेक्निक आप थोड़ा बता देंगे, और स्पेशली विंटर्स में जैसे यहाँ पे थोड़ा ठंड रहती है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वे ऑफ बाथिंग, करेक्ट वे ऑफ बाथ, टेकिंग अ बाथ। हाँ, वो टॉपिक तक हम पहुंच नहीं पाए नीति जी अभी। करेक्ट वे ऑफ बेदिंग, देखिए करेक्ट वे ऑफ बेदिंग शॉर्ट में बता देती हूँ। करेक्ट वे ऑफ बेदिंग ये है कि अगर आप ठंडे रीजन में रहते हैं तो पहले बॉडी को वार्म अप करिए और तब नहाइए। वार्म अप आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा कुछ वार्मिंग एक्सरसाइज कर लीजिए बिफोर यू टेक अ बाथ, या दूसरा तरीका बहुत सिंपल जो हम नेचुरोपैथी में यूज करते हैं वो है सूखाकर्षण, ड्राई फ्रिक्शन। यानी कोई आप अगर नेचुरल लूफा यूज करते हैं या फिर कुछ नहीं तो एक कोई भी सूती टॉवल या कपड़ा यूज करके पूरी बॉडी को रिगरसली थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट करिए पूरी बॉडी में, और उसके बाद अगर आप नहाते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग अ बाथ इन कोल्ड रीजन्स। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम है तो उसके बाद आप नहा सकते हैं। पानी का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ना तो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए ना बहुत लो होना चाहिए, ना तो तेज ठंडे से नहाइए ना तेज गर्म से नहाइए,
तेज ठंडा जो है वो उत्तेजना पैदा करेगा और तेज गर्म जो है मांसपेशियों को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शिथिल कर देगा या लूज कर देगा। तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर से पानी या तो थोड़ा सा नीचे हो या थोड़ा ऊपर, डिपेंडिंग आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो ये बेस्ट तरीका है नहाने का। मैम आपने ये जो कहा कि फ्रिक्शन करना है तो इससे क्या होगा, मतलब आपकी जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, यानी जो त्वचा के नजदीक जो है वो पूरी बॉडी में जो है रक्त का संचार बढ़ जाएगा। और अब जब आप उसके बाद स्नान लेंगे तो एक तरह से आपकी पूरी बॉडी का हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए स्वाति, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। मैम ये पूछ रही, सिर दर्द या माइग्रेन के लिए जल चिकित्सा में अपन किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं? अब ये तो आपने थेरेप्यूटिक क्वेश्चन पूछ लिया। कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हॉट फुट बाथ भी काम करता है, हॉट एंड कोल्ड फुट बाथ भी काम करता है, हॉट फुट एंड आर्म बाथ भी काम करता है, हॉट एंड कोल्ड फुट एंड आर्म बाथ भी काम करता है। तो आप, अगर आपका सवाल देखूं तो स्पेसिफिक नहीं बता रही, लेकिन आपको बता रही हूँ कि ये सारे उपचार इसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं। और माइग्रेन का अगर कॉज एसिडिटी है या इंडाइजेशन है या पेट संबंधित विकार है तो बहुत अच्छा इलाज उसका जो है वो है कुंजल क्रिया। ठीक है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, किसके केस में क्या यूज करना है, ये कंडीशंस अलग अलग केसेस में अलग अलग होती हैं, क्योंकि माइग्रेन आपको किस कारण से हो रहा है उसको समझते हुए आप उपचार प्लान कर सकते हैं। ठीक है मैम, ज्यादातर गैस की उससे उठता है तो मैंने जी, अगर गैस और पेट के कारण उठता है तो पहले उसके रूट कॉज को ठीक करिए, और उसका रूट कॉज आपका पेट है तो पेट को ठीक करिए। अगर आपको कुंजल क्रिया आती है तो कुंजल का अभ्यास करिए, तो उससे आपको आराम होगा। उसके अलावा पेट पर माथे पे सामान्य जल की पट्टी रखने से शुरू करिए। जब माइग्रेन की समस्या शुरुआत हो उस समय पर आप सिर पे ठंडे पानी का टॉवल रख के या गर्दन के पीछे ठंडा कॉम्प्रेस करते हुए गर्म पानी स्नान लेते हैं तो भी इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है माइग्रेन। ठीक, जो हम डीकंजेशन की कल हमने बात करी थी कि जब हम हॉट वाटर बैग, आपको याद होगा कल हमने जो स्लाइड देखी थी उसमें स्लाइड थी जिसमें एक व्यक्ति गर्म पानी में पैर डाला था और सिर पे उसके बर्फ वाला वो रखा हुआ था कॉम्प्रेस। वो यही था कि जब हमें यहाँ से ब्लड फ्लो को घटाना है क्योंकि यहाँ पे कंजेशन हो गया है ब्लड का, तो हम पैरों को गर्म पानी में जब डालते हैं तो डीकंजेस्ट हो जाता है और यहाँ का जो कंजेशन है या जो स्ट्रेस है आपका सिर का वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो भी माइग्रेन को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। ठीक, थैंक यू। दृष्टि जी लास्ट क्वेश्चन जल्दी पूछिए, सर खड़े हैं। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी बोली बच्चों के लिए भाप जब देने के लिए आपने कहा कि पहले अपन उसमें हल्दी डाल दे फिर गर्म पानी डाल दे, तो जब अपने लिए भाप लेना है जी, हाँ जब अपने लिए भाप लेना है हल्दी की तो हल्दी को उबालना है या बाद में डालना है? अगर आपको लेना है आप हल्दी को उबाल लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, है ना, अपने केस में आप हल्दी उबाल सकते हैं। हल्दी के अलावा और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं और ले सकते हैं। अजवाइन वगैरह जो भी करना, मतलब अपने लिए तो सब उबाल सकते हैं। ऐसी कंडीशन है, आपके स्टफी नोज है तो आप हल्दी का प्रयोग करिए या आप नीलगिरी के पत्तों का प्रयोग करिए। अगर आपकी बहती हुई नाक है तो आप अजवाइन का यूज करिए। तो क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपके जो हर्ब है वो चेंज हो जाएगी। मैम तो ये सब डिटेल किधर मिलेंगे कि इसमें कैसे करना है, इसमें कैसे करना है, ये मतलब which book we should refer? No book, live book sitting in front of you. नहीं तो अब आपको फिर हर बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा अभी, क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस बहुत कंटिन्यूअस है। जैसे विंटर आएगी ना तो कभी नोज जो है वो ब्लॉक होगी, कभी स्टफिंग होगी, कभी या तो आपको कफ होगा, तो कंटिन्यूअसली हाउ टू चेंज, ये कि अजवाइन यूज करना है या नीलगिरी के पत्ते यूज करना है, कैसे पता चलेगा? मैम मेरा भी ये क्वेश्चन लगभग 1 साल से है, डाइट के लिए भी, औषधियों के लिए भी और थेरेपी के लिए भी। मैम आपको एक्चुअली चाहिए, आपको एक बुक लिख के हम लोगों को देनी चाहिए। आप मुझे टॉपिक्स दे दीजिए, मैं लिख के दे देती हूँ, है ना।
आप लोग मुझे पूरा टॉपिक का संकलन दे दीजिए, मैं के दे देती हूँ आपको। मेरे पास यही बस काम नहीं है कि मैं उसको पूरा वो कर पाऊँ, मतलब बाइफिकेट कर पाऊँ इनटू टॉपिक्स। तो आपको जो टॉपिक्स चाहिए आप मुझे लिख के दे दीजिए, मैं उसको लिख देती हूँ, फिर हम उसको कंपाइल करके किताब बना देते हैं, ठीक है? मैम मैं आपकी कर देती हूँ। मैम आप ये जरूर कर दीजिए, आपको बार बार हम परेशान भी नहीं कर सकते और आप वैसे भी फोन नहीं उठाती है, इसलिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप मुझे टॉपिक्स लिख के दे दीजिए, मैं आपके लिए कंपाइल कर दूंगी। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मैम ये, बहुत मैम विक्स भी यूज कर सकते हैं ना इनहेल करते वक्त? विक्स विक्स से अच्छा है कि अगर आप जो नेचुरल चीजें हैं उसका प्रयोग करें, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि विक्स में भी क्योंकि कुछ नेचुरल तत्व ही होते हैं, तो कर सकते हैं। और अगर बाकी चीजें करना चाहें, लेकिन विक्स से होता है कि ड्राइनेस आ जाती है और फिर वो नोज स्टफी हो जाती है, तो विक्स को यूज करने के कब सूखता है क्या? हाँ, विक्स से कब सूखता है क्या? जी हाँ, विक्स से कब सूखता है, तो इसीलिए विक्स का प्रयोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे ना करिए। और जैसे बहुत ज्यादा ही कंजेशन है या ऐसा कुछ है और आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनके पास चॉइस नहीं होती कि अब वो हल्दी कहाँ से अरेंज करें या ये कहाँ से अरेंज करें। उन केसेस में तो विक्स या कुछ यूज कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। जैसे अगर आप दिन में 2 बार या 3 बार भाप ले रहे हैं, तो उसकी जगह आप 1 बार जो है विक्स का प्रयोग कर लीजिए। पर रूटीन में अगर आप विक्स यूज करेंगे तो आपकी ड्राई नोज होती चली जाएगी और कंजेशन बढ़ता चला जाएगा। तो आप विक्स को रिप्लेस करने के लिए क्या सजेस्ट कर? अच्छा मुझे ही चाहिए है, तो मुझे नीलगिरी के पत्ते आपके बैंगलोर में खूब अच्छे से मिल जाएंगे। नीलगिरी का तेल भी आपके बैंगलोर में बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा ठीक है। यूकलिप्टस, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ विक्स। एक्चुअली पता है आपको, दूसरी कंट्रीज में है ना विक्स बैन है, हमारे इंडिया में बिक रहा है उसको। बिल्कुल, पेट्रोलियम, देखिए इसका बेस जो है वो पेट्रोलियम जेली जैसा ही होता है, इसलिए ये बहुत रिकमेंडेड नहीं है ना। हम लोग यूज कर लेते हैं वो ठीक है, बट ये है कि प्रोलॉन्ग यूज खासकर इसका नहीं होना चाहिए। एसओएस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या जैसे बहुत छोटा बच्चा है या आप जैसे मैंने कहा हॉस्टल की कंडीशन है, यू डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, तो आप बिल्कुल यूज करिए। नहीं तो विक्स से बेटर है कि अगर स्टफी नोज है तो आप अजवाइन को इस्तेमाल करिए, जो सर्वसुलभ है, आसानी से जो वो वेपरब वाला होता है, मेरे पास एक कंटेनर है जिससे मैं लेती हूँ, तो उसमें बस अजवाइन डाल दो कर। बिल्कुल 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 डाल दीजिए। और जिनके पास स्टीमर है वो अजवाइन की पोटली बनाकर उसमें डाल के भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप नहीं चाहते कि स्टीमर आपका खराब हो, तो आप एक छोटी सी पोटली अजवाइन की बना के डाल दीजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो और इजी तरीका है, विक्स का एक रिप्लेसमेंट है कपूर, जो कि बहुत आसानी से लोग हॉस्टल में भी बच्चे रख सकते हैं। कि कपूर आपने हाथ से चूरा और आपने डाला एंड आप उसकी इनहेलेशन कर लीजिए, तो वो भी इमीडिएटली आपको डीकंजेस्ट कर देगी। विक्स का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट इज कपूर, दैट यू कैन यूज। ठीक है, कपूर किस चीज से बनता है? पिपरमेंट भी पेड़ होता है, कपूर का पेड़ होता है, भीमसेनी कपूर आता है और उसका पेड़ होता है जिसको यूज किया जा सकता है। कपूर भी 2 तरह का आता है, भीमसेनी कपूर होता है विच इज प्योर, विच इज फ्रॉम द ट्री, एंड जो दूसरा होता है वो फिर ये वाला बना होता है जो आपकी आर्टिफिशियल चीजों से। आप उसको खाने वाला कपूर कह के भी बोलेंगे ना अगर किसी आयुर्वेद शॉप में, तो वो आपको वही वाला देंगे जो प्योर होता है। मैम आप कल स्लाइड बॉक्स में या ऐसे छोटे छोटे उसमें आता है, वो नॉर्मली मिक्स्ड होता है, वो प्योर। पेपरमेंट का भी यूज कर सकते हैं जी, पेपरमेंट का भी यूज कर सकते हैं, पेपरमेंट का यूज कर सकते हैं, बट पेपरमेंट उतना इफेक्टिव नहीं देखा है मैंने। तो पेपरमेंट लीव्स मैंने यूज करके देखी है, बट यूकलिप्टस इज डेफिनेटली बेटर। अगर पेपरमेंट की जरा से टुकड़ा मुंह में, पेपरमेंट आप टी ले लीजिए, अगर आपको कफ एंड कोल्ड है आप पेपरमेंट टी ले लीजिए, वो बेटर ऑल्टरनेटिव है। क्योंकि पेपरमेंट जो है अगर आपके स्टमक रिलेटेड इशू के कारण कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो उसको भी ठीक कर देगा। लीव्स हैं तो आप उनको अगर ड्राई है तो क्रश करके लीजिए, फ्रेश है तो आप कूट करके यूज कर लीजिए,
एंड उसकी टी बना लीजिए उबाल करके, और थोड़ी सी मिश्री या कुछ डाल के उसको पी लीजिए, तो वो आपका पूरा ओवरऑल डिकंजेशन हो जाएगा अलोंग विथ योर स्टमक, क्योंकि कई बार कफ का कारण आपका स्टमक जो है डिसऑर्डर है वो होता है। तो अगर स्टमक करेक्ट हो जाएगा तो आपका ये कफ एंड कोल्ड में भी आराम हो जाएगा। और अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, सर खड़े हुए हैं। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैम आप कल की स्लाइड ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरी क्लास मिस हो गई थी मैम, स्लाइड नहीं अवेलेबल हो पा रही। कोर्स का पढ़ाया ही नहीं था मैंने मैम, वो जनरल जो चीज पढ़ाई थी मैंने एंडिंग का सुना था एक्चुअली, उसको रिफर करने के लिए इसलिए स्लाइड चाहिए थी। ठीक है, ले आपने जनरल चीज पढ़ाई थी, आपने बोला था कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, पर वो जो आपने शॉवर और उसका जो बताया था